Welcome to Current Affairs. We at Current Affairs will get you all important events from national, international and sports, which will be useful for your upcoming competitive exam. We will update daily, so to keep updated, subscribe to our channel. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज की करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी कि चीफ इकोनॉमिस्ट और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन हैं, जिम योंग, यूजीन सूजी, मुजेन एमी एंड कार्मेन रेनहार्ट। तो आपको याद रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक के चीफ बनाए गए हैं, मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं, उनका नाम है कार्मेन रेनहार्ट। इम्पॉर्टेंट नाम है। इनके बारे में अगर और डिटेल में देखें तो कोरोना वायरस के चलते पैदा हुए वित्तीय संकट हालत के बीच वर्ल्ड बैंक ने ये बड़ा फैसला लिया है। 15 जून से ये इस बैंक के लिए काम करना शुरू कर देंगी। इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस एक्सपर्ट माना जाता है। पूरी दुनिया में इस समय क्राइसिस जैसा माहौल है, तो ये जो है इन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का एक्सपर्ट माना जाता है। और जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो याद रखना है कि ये पेनेलोप गोल्डबर्ग की जगह लेंगी, यानी कि ये रिप्लेस कर रही हैं पेनेलोप गोल्डबर्ग को। इसके अलावा ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। इन्हें अर्थशास्त्र में किंग जुआन कार्लोस पुरस्कार भी मिल चुका है। NEBE के एडम स्मिथ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है दिस टाइम इज़ डिफरेंट एट सेंचुरीज और एंड फाइनेंशियल फॉलो। 2009 में ये बुक इनकी पब्लिश हुई थी। और इन्होंने एक किताब अपनी लिखी थी तो इनके साथ में एक और थी जिनका नाम था कैनेथ रोफोक। तो आपको ये सारे पॉइंट्स इनके बारे में ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई थी। तो रिसेंटली आपने सुना होगा जो LAC वाला पार्ट है भारत का, अगर आप भारत का मैप देखते हैं तो जहाँ पर जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख वाला भाग है, इसमें जो पार्ट है, जैसे ये लद्दाख हम मान लेते हैं कि ये पूरा लद्दाख वाला पार्ट है भारत का, जो नया एक यूटीज बना है, इसमें जो LAC लाइन यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब भारत और चाइना के बीच में वो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये वाला जो पार्ट था इस पर कब्जा कर लिया था चाइना ने, और इसको नाम दिया गया अक्साई चिन। और जो यहाँ पर बाउंड्री बना दी गई, एक लाइन बनाई गई जिसको नाम दिया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो जो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसी के आसपास भारत और चाइना की आर्मी के बीच में एक झड़प हुई थी। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय और चीनी आर्मी के बीच लद्दाख के किस झील में झड़पें हुई थी। चार ऑप्शन है, टोस मोरोरी, पैंगोत्सो, त्योंग्सकार एंड किगाट्सो। तो इसका जो सही आंसर है उसका नाम है पैंगोत्सो। ये झील है लद्दाख की और इसी में दोनों के बीच में झड़पें हुई थी। अगर इस झील के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, बहुत पॉपुलर मूवी थी। इस मूवी के लास्ट में आपको एक झील दिखाई जाती है, तो वो जो झील है वो वही वाली झील है। यहाँ इस महीने पर लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। न्यूज़ एजेंसी PTI के अकॉर्डिंग सबसे पहले 5 मई को झील के किनारे इंडियन और चीनी सोल्जर्स के बीच में झड़प और पथराव हुए थे। दोनों तरफ के सैनिकों को चोट भी लगी थी, घायल भी हुए थे। इसके बाद से पैंगोत्सो लेक के अंदर ही कन्फ्रंटेशन का कार्य हो रहा था। सोल्जर्स की बोट आमने सामने आती देखी जा सकती थी और बोट के थ्रू कन्फ्रंटेशन भी देखे जा रहे थे। अगर इसकी लोकेशन को देखें तो जो ये झील है ये लद्दाख में है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि ये जो झील है वो लद्दाख में है। इसकी लंबाई 135 किलोमीटर है, चौड़ाई ज़्यादातर हिस्से की 6 किलोमीटर है। ये समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। ये एक ब्रैकिश वाटर लेक यानी कि खारे पानी की झील है, ये फ्रेश लेक वाटर नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये एक खारे पानी की झील है, यानी यहाँ पर कोई भी नदी इसमें जो है निकलती नहीं होगी, इसमें आकर के नदियाँ गिर जाती होंगी, जिसकी वजह से इसका पानी बहुत ज़्यादा खारा हो चुका है। इसकी वजह से यहाँ पर विंटर के समय में पूरा लेक फ्रीज़ हो जाता है। भाई इतनी ज़्यादा हाइट पर है ये, तो विंटर के टाइम में ये फ्रीज़ हो ही जाएगी। इसमें गाड़ी भी चला सकते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा चाइना के कंट्रोल में है। इंडिया के कंट्रोल में केवल 45 किलोमीटर है। सोचिए इसकी टोटल जो लेंथ है वो 135 किलोमीटर है और इस 135 किलोमीटर में मात्र 45 किलोमीटर भारत के कब्जे में है और जो 90 किलोमीटर है वो चाइना के पास है। और 1962 में भारत और चाइना के बीच में वॉर हुआ था और इसमें हम लोगों ने अपना बहुत बड़ा हिस्सा
खो दिया था और जिसकी वजह से इस झील का भी काफ़ी हिस्सा चाइना के पास चला गया। अगला प्रश्न बनता है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी यानी कि मेट्रोलॉजी मापिकी डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 20 मई। तो 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, ये जितने भी डेज़ हैं इसमें कोई ना कोई डे ज़रूर आ रहा है। तो 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी। तो यहाँ पर देखिए जो मेट्रोलॉजी टर्म है ये आपको याद रखना है। ये जो मेट्रोलॉजी टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है मापिकी यानी कि मेज़रमेंट। तो ये मनाया जाता है 20 मई को। अगर डिटेल में देखें तो मेट्रोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। इसमें हम लोग शुद्ध माप के बारे में जानते हैं, यानी कि मेट्रोलॉजी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिससे हमें किसी के शुद्ध माप के बारे में पता चलता है। पहले किलोग्राम को प्लैटिनम से बने सिलेंडर में मापा जाता था। जैसे माप होती हर चीज़ की, चाहे वो किलोग्राम हो या कोई भी मेज़रमेंट होता है, तो पहले क्या होता था, प्लैटिनम का बना एक सिलेंडर होता था, उसी को वो 1 किलो का होता, मान लिया जाता था कि ये 1 किलो का है और पूरी दुनिया में उसी को 1 किलो का माना जाता था। लेकिन 1875 में 20 मई के दिन 17 देशों ने एक विश्वव्यापी माप प्रणाली को मान्यता देने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे नाम दे दिया गया था मीटर कन्वेंशन। उसी दिन उसी को याद करते हुए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम है वो आपको याद रखनी है, वैश्विक व्यापार के लिए मापन। तो ये इम्पॉर्टेंट है इस बार की थीम, दैट इज़ वैश्विक व्यापार के लिए मापन। अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार ये एग्ज़ाम में इस तरीके के प्रश्न ज़रूर आते हैं। प्रश्न है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज़ यानी कि ह्यूमन वॉइस से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी? प्रश्न देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जिसके तहत जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने डिसीज़न दिया, उसने ये कहा कि मस्जिद में अजान तो की जा सकती है लेकिन लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी उसके प्रयोग की अनुमति हाई कोर्ट ने नहीं दिया था। तो ये कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत इस पर प्रतिबंध लगाया गया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है आर्टिकल 25, आर्टिकल 35, आर्टिकल 45 एंड नन ऑफ दीज। तो इसका देखिए यहाँ से तो आपको नॉर्मली ऐसे ही पता चल जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ईजी रखे हैं। लेकिन अभी ऑप्शंस थोड़ा सा अगर कन्फ्यूज़ कर दे, जैसे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो यहाँ आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर है वो है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 25 से लेकर के 28 तक है, इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो अनुच्छेद 25 है ये है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये है कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म उपासना को कर सकता है, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए ये कहा गया था कि आप अजान कर सकते हैं लेकिन आपको लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इससे बाकी लोगों को डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वो ये है कि केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किस निकाय यानी किस बॉडी की स्थापना की है? तो स्थापना की गई है चावल निर्यात संवर्धन मंच यानी कि REPF, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो चावल निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा चावल निर्यात संवर्धन मंच की स्थापना की गई है। साथ ही साथ आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि इसका गठन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात संवर्धन विकास प्राधिकरण यानी कि एपीडा के तहत किया गया है। एपीडा स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर आपसे एपीडा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एपीडा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एपीडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है एंड REPF का फुल फॉर्म है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। अगला प्रश्न है, मोदी जी कल गए थे
पश्चिम बंगाल अम्फान तूफान के बाद वहाँ पर जायज़ा लेने के लिए वेस्ट बंगाल गए थे, उड़ीसा गए थे कि वहाँ पर क्या स्थिति है इसका जायज़ा लेने के लिए। और साथ ही साथ मोदी जी ने 1000 करोड़ का वहाँ पर ऐलान भी किया था। तो प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हज़ार करोड़ रुपए का कोष गठित किया है? तो वो अमाउंट है 1000 करोड़ रुपीस का। तो ये तूफ़ान, इसके बारे में आपने सुना होगा, ये तूफ़ान भारत में 20 मई, आप ध्यान रखेंगे, भारत में 20 मई को ये तट से टकराया था। दूसरा आप पॉइंट इसके बारे में याद रखें कि जो अम्फान है, तूफ़ान है, इस बार इस तूफ़ान का नाम देने वाला जो देश है उस देश का नाम है थाईलैंड। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अम्फान का अर्थ क्या होता है? तो अम्फान का मतलब होता है आकाश। आप ये भी ध्यान रखें कि इसका अर्थ होता है आकाश यानी स्काई। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले अम्फान तूफान ने किस तट पर दस्तक दी थी, तो भारत में एक द्वीप है जिसका नाम है सागर द्वीप। तो आपको ये भी याद रखना है, गंगा सागर द्वीप जो है, तो सबसे पहली बार इसने सागर द्वीप पर ही दस्तक दिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो वो व्यक्ति हैं गोविंदा राजुलू चेंटला। नाम जो है आपको गोविंदा से याद रहेगा, ठीक है। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि नाबार्ड के जो न्यूली प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है गोविंदा राजुलू चेंटला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है? तो वो है आईआईटी गुवाहाटी। तो ये अल्जाइमर एक बीमारी होती है, हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से अल्जाइमर हो सकता है। अल्जाइमर एक तरीके से आप कह सकते हो कि याददाश्त जाने वाली बीमारी। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, जैसे कि एक मूवी आपने देखी होगी गजनी वाली। तो कुछ उस तरीके की बीमारी होती है। तो जो आईआईटी गुवाहाटी है, वहाँ के जो अनुसंधानकर्ता हैं, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक डेवलप करी है जिससे ये बीमारी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, वो राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो उस राज्य का नाम है हरियाणा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को, 22 मई यानी कि कल मनाया गया था। तो जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके जो भी इश्यूज़ हैं, इनके प्रति लोगों को अवेयर करना, समझाना, इसके लिए यूएन द्वारा आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सेलिब्रेट कराता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। और इस बार की जो थीम है वो ये है कि आवर सॉल्यूशंस आर इन द नेचर। तो हम लोगों के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सारी जो सॉल्यूशन है वो किसके पास हैं? नेचर के पास हैं। तो इस बार की ये थीम भी है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि भारत अभी भी दुनिया की बायोडाइवर्सिटी का आसपास लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित करता है? तो 8%, यानी पूरी दुनिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वो 100% है, तो उसका 8% अकेले भारत में है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के द स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 1990 से इतने जंगल क्षेत्र नष्ट हुआ है। तो लगभग 420 10 लाख हेक्टेयर जंगल जो हैं वो नष्ट हो गए हैं 1990 से। लगभग 30 साल में 420 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को हम लोगों ने नष्ट कर दिया। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के 37वें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने उनका नाम है जानवी फोकन। इसके अलावा दिल्ली में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय यानी कि DGHS के नए जो प्रमुख बने हैं उनका नाम है नूतन मुंडेजा। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस की। थैंक यू।